नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू ट्रू एजुकेशन के 16 मिनट के क्लासरूम में। आज के हमारे इस 16 मिनट के क्लासरूम में चर्चा का विषय रहेगा अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग पार्ट 2, दूसरा भाग हमारी पिछली कक्षा का। पिछली कक्षा में हमने अधिगम और परिपक्वता के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इससे आगे और कुछ नए बिंदुओं के साथ अपना अध्ययन जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज के हमारे इस 16 मिनट के क्लासरूम में निम्न बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ये बिंदु निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु जो है हमारे चर्चा का विषय वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी, अधिगम और परिपक्वता में अंतर। दूसरा बिंदु रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मोटे तौर पर हम इन कारकों को 4 भागों में बांट सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला कारक रहेगा टीचर रिलेटेड, अध्यापक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जिनमें अध्यापक की भूमिका रहती है। दूसरा रहेगा इसी क्रम में स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, विद्यार्थियों से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इनके अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे जिसमें विद्यार्थी की समस्याएं शामिल होती हैं। तीसरा इसी क्रम में आएगा हमारे पास में एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, वातावरण से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम टीचर और स्टूडेंट, अध्यापक और शिक्षक के सामाजिक वातावरण और मेटेरियलिस्टिक वातावरण के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में चौथा और अंतिम जो कारक है वो आएगा करिकुलम रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, पाठ्यवस्तु से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। हमारा तीसरा बिंदु रहेगा लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। चौथा बिंदु रहेगा एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के आयाम। और पांचवा बिंदु रहेगा थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और वहाँ पर भी आप इससे जुड़े वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अधिगम और परिपक्वता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी। पिछली कक्षा में हमने इनके बारे में जानकारी की थी कि अधिगम क्या है और मैच्योरिटी क्या है। आज हम उनके अंतर के बारे में जानकारी करेंगे। अधिगम अनुभव अर्जित होता है, अधिगम अभ्यास से प्रभावित होता है, अभिप्रेरणा जरूरी होती है। अधिगम मनोदैहिक प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक होता है, सभी में अलग अलग होता है, बाहरी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है। परिपक्वता की बात करते हैं। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, अभ्यास से अप्रभावित होती है, अभिप्रेरणा जरूरी नहीं होती है, शारीरिक होता है, निश्चित समय तक ही चलती है और सभी में समान होती है, आंतरिक होती है और एक प्रजातीय प्रक्रिया है और इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों में बहुत अंतर है। अब चर्चा करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मोटे तौर पर दोस्तों हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। 4 कारक हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनका परस्पर संबंध रहता है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला आएगा टीचर रिलेटेड, दूसरा आएगा स्टूडेंट रिलेटेड, इसी क्रम में तीसरा आएगा एनवायरमेंट रिलेटेड और चौथा आएगा करिकुलम रिलेटेड। तो चर्चा शुरू करते हैं टीचर रिलेटेड की। अध्यापक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अध्यापक की शारीरिक संरचना ये भी अधिगम को प्रभावित करती है और अध्यापक की शैक्षिक उपलब्धताएं, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ टीचर, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। और टीचिंग मेथड्स, अध्यापक की शिक्षण विधियां जो वो काम में लेता है अपने शिक्षण के दौरान, ये भी उसको प्रभावित करती है। और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। और कक्षा प्रबंधन, टीचर की जो स्किल है क्लासरूम मैनेजमेंट की, वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। और टीचर की
सोशल स्टेटस, टीचर का सामाजिक स्तर जो है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है होल्ड ऑन सब्जेक्ट, अध्यापक का अपने विषय पर जो अधिकार है वो भी उसको प्रभावित करता है। इसी क्रम में चर्चा करते हैं विद्यार्थी से संबंधित। तो विद्यार्थी की शारीरिक संरचना ये भी अधिगम को प्रभावित करती है। विद्यार्थी की मेंटल एबिलिटी, विद्यार्थी की परिपक्वता और विद्यार्थी की मानसिक आयु, ये तीनों कारक जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की समायोजन क्षमता, विद्यार्थी की सांवेगिक स्थिरता, ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। और इसी क्रम में विद्यार्थी की अध्ययन में रुचि, ये किस विषय को पढ़ने में वो इंटरेस्टेड है, और विद्यार्थी का अपने जीवन को लेके जो आकांक्षा स्तर तय किया गया है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। और फैमिली इनकम, विद्यार्थी का पारिवारिक आय जो है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। और विद्यार्थी की सामाजिक स्थिति और विद्यार्थी के परिवार की संरचना, अगर एकल परिवार है तो समायोजन कम होगा और अगर संयुक्त परिवार है तो समायोजन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी क्रम में चर्चा करते हैं एनवायरमेंटल की। इसमें सबसे पहले आएगा मेटेरियलिस्टिक एनवायरमेंटल, टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास में अपने जीवन में कितने भौतिक सुख साधन उपलब्ध रहे हैं उसके हिसाब से भी वो प्रभावित होता है। और सामाजिक वातावरण आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण आ जाएगा, ये दोनों में इफ़ेक्ट करेंगे टीचर स्टूडेंट दोनों को। और सांस्कृतिक वातावरण ये भी दोनों को ही प्रभावित करेंगे। और इसी क्रम में पाठ्यवस्तु से संबंधित जो कारक है उस पर चर्चा करते हैं। पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक में सबसे पहले आ जाएगा पाठ्यवस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। उसके बाद लेवल ऑफ करिकुलम, स्तर क्या है पाठ्यवस्तु का। अगर 9th क्लास का स्तर डिज़ाइन किया गया है 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के स्तर से अगर वो ज़्यादा है तो वो दिक्कत करेगा। और उसी क्रम में उद्देश्यों का प्रतिपादन, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम को बनाया गया है क्या वो उनको पूरा करने में सक्षम है या नहीं है, ये भी इसको प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब चर्चा करते हैं अधिगम प्रक्रिया की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना, लर्निंग प्रोसेस है। क्या लर्निंग प्रोसेस? अधिगम प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय है कि हम कैसे किसी चीज़ को सीखते हैं और कैसे किस प्रकार की गतिविधियां सीखने में सहायक होती है, ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे। अधिगम प्रक्रिया के कितने पद होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि हम कैसे किसी एक व्यक्ति को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये अधिगम प्रक्रिया रहेगी। और अधिगम जो है एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप्स ऑफ लर्निंग, सबसे पहला स्टेप आएगा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। इसी क्रम में दूसरा आएगा वेरियस रेस्पॉन्सेज, विभिन्न अनुक्रियाएँ। तीसरा आएगा, ये सारे इसी सीक्वेंस में आएंगे, बैरियर्स, बाधाएँ। इसी क्रम में सही अनुक्रिया, करेक्ट रेस्पॉन्स। नंबर 5 पर आपका आ जाएगा पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। और नंबर 6 पे आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, सही क्रियाओं को हम संगठित कर लेंगे। और नंबर 7 पे आ जाएगा लक्ष्य, टारगेट, गोल। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है इसका अधिगम प्रक्रिया का। इसी क्रम में हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और चलिए एक चित्रांकन के माध्यम से हम समझने की चेष्टा करते हैं इस अधिगम प्रक्रिया को। सबसे पहले पर्सन, एक व्यक्ति जिसको हमको मानसिक रूप से किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को सिखाना है, समझाना है, तो उसको हम करेंगे मोटिवेट। ये उसको हम उस मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है कि हम उसको मोटिवेट करते हैं कि आप कि इस बारे में क्या विचार हैं, आप क्या जानते हैं, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है। एक प्रकार से मानसिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया है ये। और उसके रेस्पॉन्स में वो हमें बहुत सी प्रक्रियाएं देगा। इसको हम कहेंगे वेरियस रेस्पॉन्सेज। बहुत सी प्रक्रियाएं आ सकती हैं और इनमें कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो सही भी होगी, कुछ गलत भी होगी। इनमें से जो प्रक्रिया सही होगी, इसको हम कहेंगे करेक्ट रेस्पॉन्स, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम उसको एक बार उद्घोषित करेंगे और उनको बताएंगे कि नाउ यू आर करेक्ट। उसके बाद में हम उसको रिवार्ड के रूप में रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देंगे ताकि फ्यूचर में वह सही अनुक्रिया वापस रिपीट होती रहे। तो ये मैंने यहाँ पर एक बैच बनाया है रिवार्ड के लिए। इसका रिवार्ड हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, पुनर्बलन हो गया, ताकि सही अनुक्रिया की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन ज़रूरी होता है, जिसको हम शाबाश, वेरी गुड, अच्छा, वेल डन, एक्सीलेंट, इस प्रकार से हम इसको संबोधित कर सकते हैं। बहुत अच्छे,
कीप इट अप। और इसी प्रकार से जो सही अनुक्रिया है तो तुरंत प्रभाव से वो उसको संगठित कर लेगा कि इसने अब तक जो प्रयास किए थे उसमें से वे प्रयास जो उसको इस रीइंफोर्समेंट तक लेके आए हैं वो उनको संगठित कर लेगा और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, गोल उसको मिल जाएगा, वो टारगेट अचीव कर लेगा। उसको हम फ्लैग मार्चिंग भी कह सकते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं हम अधिगम के आयाम की, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के आयाम। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अधिगम क्या है। अगर इस टॉपिक को समझने के लिए हमको पहले अधिगम को जानना होगा। अधिगम मूलतः अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन है। और कौन सा? व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। लर्निंग इज ए डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर। मतलब अधिगम का जो कार्यक्षेत्र है वो अधिगमकर्ता का व्यवहार हो गया है। वर्किंग एरिया जो है लर्निंग का वो बिहेवियर है, और बिहेवियर जो है मानव व्यवहार जो है वो 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। ये जो घटक है 3, ये निम्न है। सबसे पहला घटक इसमें आएगा ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। ये एक व्यवहार का घटक है, ये हो गया कॉग्निटिव। इस व्यवहार के घटक में मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया जैसे सोचना, तर्क करना, अर्थापन, कल्पना, प्रत्यास्मरण और सामान्यकरण आदि आते हैं। इसी क्रम में दूसरा व्यवहार का घटक आता है अफेक्टिव। इसको कहते हैं भावनात्मक। इस घटक के अंतर्गत भावनाएं आती हैं जैसे खुशी, घृणा, प्यार, भाव, भाईचारा, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, रुचि, डर और असंतोष आदि इसमें आते हैं। और व्यवहार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है क्रियात्मक। यह व्यवहार का क्रियात्मक पहलू है। इसमें चलना, दौड़ना, चढ़ना, नाचना, देखना, गाना, खाना और पीना, पकड़ना, ये सब इसमें आते हैं। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं सारे घटक जो हमने आपको बताए हैं। अब चर्चा करते हैं अधिगम के नियमों की। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। हम कैसे सीखते हैं और कौन सी परिस्थितियाँ सीखने के लिए अनुमत होती है, ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें यहाँ से मिलेगा। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखने की धारणा को समझने के लिए अनेक प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के निष्कर्ष और परिणाम स्वरूप जो नियम डेवलप हुए उन्हीं नियमों को हम कहते हैं अधिगम के नियम, या ये कह सकते हैं कि अधिगम के नियमों का विकास इन्हीं प्रयोगों के आधार पर हुआ। और इसी क्रम में अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के 3 नियम बनाए गए। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पे किए थे, ये आपको जानकारी के लिए बता दें। तो उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। ये जो 3 नियम हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इन दिस सीक्वेंस द 3 रूल्स ऑफ लर्निंग वर प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक। सबसे पहला जो नियम दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने वो ये था तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके 3 स्थितियां हैं इस नियम की। सबसे पहली स्थिति, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है और उसे वह काम करने दिया जाता है तो उसमें एक संतोष की भावना पैदा होती है। यह जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, यह अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें सर्वाधिक अधिगम होता है। इसी की एक दूसरी स्थिति और है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है परंतु इस काम को करने की उसको अनुमति नहीं दी जाती है तो एज ए रिज़ल्ट उसमें मानसिक असंतोष पैदा होता है। यह जो स्थिति है यह पहली स्थिति की तुलना में इसमें अधिगम कम होगा। और तीसरी स्थिति, व्यक्ति काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है परंतु उसे फोर्सफुली बलपूर्वक वो काम करवाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में असंतोष पैदा होगा, विचारों में, और अधिगम नहीं होगा। ऐसा एक प्रश्न जो है वो आरपीएससी में शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। और अब चर्चा करते हैं दूसरे नियम की, उसका नाम है अभ्यास का नियम, उपयोग अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ यूज एंड अनयूज। कुछ लैमार्क का जो सिद्धांत था उसका यहाँ कुछ कॉपी किया गया है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति में दक्षता आती है और अभ्यास की कमी से कुशलता में कमी आने लगती है। वे क्रियाएं जो हम रोज़ करते हैं, अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति करते हैं, उन क्रियाओं को करते करते हम उसमें कुशलता हासिल कर लेते हैं। और वे क्रियाएं जो हम रोज़ नहीं करते हैं, रूटीन लाइफ में हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो वे धीरे धीरे विस्मृत होने लग जाती है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुदान,
श्री आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास से ही संपूर्णता प्राप्त होती है। जिस चीज़ का हम अभ्यास नहीं करेंगे हम उसमें कमज़ोर होते जाएंगे। अब चर्चा करते हैं तीसरे नियम की, प्रभाव का नियम। व्यक्ति जो है वो क्रियाओं को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। वो कोई क्रिया करता है, उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा वो उससे सीखेगा। वे क्रियाएं जिनका परिणाम संतोषजनक होता है सीख ली जाती हैं, और वे क्रियाएं जिनका परिणाम संतोषजनक नहीं होता है वे नहीं सीखी जाती हैं। जैसे किसी बड़े भाई को डांटते हैं किसी क्रिया की वजह से, किसी गलती की वजह से, तो छोटा भाई समझ जाता है कि हमें ये काम नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार के वीडियो जारी रहेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कीजिए, और वहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे। आगे की कक्षा में हमारे जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे अधिगम के सिद्धांतों पर। धन्यवाद। बी सक्सेसफुल।